हेलो स्टूडेंट, मैं एस के राय स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के इस वीडियो में। जैसा कि स्टूडेंट आपका 10th का एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक आ गया है, जिसके लिए हमने ऑब्जेक्टिव सीरीज चलाना शुरू किया था, जिसमें हम आपको 1 से लेकर के 75 तक ले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बता दिए थे। आज फिर हम ये आपका चौथा वीडियो होगा, जिसमें कि आपको फिर आज 25 क्वेश्चन बताए जाएंगे। इस तरह से 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएंगे और फिर एक सीरीज लाया जाएगा, जिसमें कि आपका फिर से 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो इसे आप देख लीजिएगा दोनों सीरीज, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएँ। यदि आप इससे पहले वाले 3 वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसे आप अवश्य देख लीजिए, और यदि आप दोस्तों को बीच शेयर नहीं किए जो उन्हें शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। चलिए आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। कहता है, नीचे दी गई आकृति में QOR वृत्त का व्यास है। ये जो है ये वृत्त का क्या है, व्यास है। और PQ बराबर PR है। ये PQ बराबर आपका है PR। तो कौन PQR का मान क्या होगा, PQR मतलब कि ये कौन आपसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो दरअसल ये व्यास है, ठीक ना। तो ये क्या है, व्यास है, ये आपका व्यास है। तो वृत्त के व्यास द्वारा जो होता है, वृत्त पर बना कोण, वृत्त के व्यास है, इसके द्वारा वृत्त पर बना कोण जो होगा वह 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का। या फिर इसी कारण से पूछा जाए कि अर्धवृत्त पर बना कोण कै डिग्री का होता है। तो अर्धवृत्त पर बना कोण कै डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अर्धवृत्त पर बना कोण कै डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का। तो इस तरह से यहाँ पर कै डिग्री कोण बन जाएगा, 90 डिग्री। और अब जो दिया गया है कि PQ जो है वह बराबर है किसके, PR के। इसका मतलब कि ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। इसका मतलब कि जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। तो ये जब अकेले 90 हो गया तो ये दोनों को मिलाकर भी कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 45 और ये भी हो जाएगा आपका 45। तो इस तरह से आपका कोण Q जो है PQR की वैल्यू वह हो जाएगा 45 डिग्री। आपसे PQR ही पूछा जा रहा था, तो 45 ऑप्शन नंबर C जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 77। प्रश्न संख्या 77 में कहा जा रहा है कि यदि O केंद्र वाले वृत्त में AB और AC दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि, तो एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। अब इसमें AB और AC दो स्पर्श रेखाएं हैं। बिंदु एक A से यहाँ पर AB और AC दो स्पर्श रेखाएं ले लेते हैं। इस प्रकार है कि BOC है 110 डिग्री, तो इसको मिला देंगे तो ये बन गया आपका BOC, ये बन गया आपका 110 डिग्री, ये हो गया आपका 110 डिग्री। तो CAO पूछा जा रहा है आपसे, CAO मतलब कि आपसे ये पूछा जा रहा है ये वाला एंगल, ये आधा एंगल क्या होगा। तो देखिए ये इस तरह से ABOCA ये चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये अगर स्पर्श रेखा है तो यह त्रिज्या से जो आएगा यह 90 डिग्री कोण बनाएगा। इस तरह से यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, तो ये दोनों मिलाकर हो गया 180। तो इसका मतलब ये O और ये पूरा A को मिलाकर भी 180 होगा, जिसमें ये अकेले कितना 110 है। ये 110 है तो ये पूरा A की वैल्यू कितना हो जाएगा, 70। पूरा A की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये पूरा A की वैल्यू कितना हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि ये इसका वैल्यू है 110 डिग्री। तो इस तरह से अब इसका आधा आपसे इस तरह से पूछा जा रहा है कि ये इसका क्या होगा, नीचे वाला हिस्सा का। तो 70 का आधा कितना हो जाएगा आपका 35 डिग्री। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर C जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, 77 का ऑप्शन नंबर C। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या 78 में कहा जा रहा है कि बिंदु T से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। एक स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी गई है। ये आपका हो गया ये, और बिंदु एक ले लेते हैं T। इस स्पर्श रेखा की लंबाई जो है
वह है 12 सेंटीमीटर। टी की दूरी 13 सेंटीमीटर है, केंद्र से टी की दूरी 13 सेंटीमीटर, ये दूरी दिया गया है 13 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो यहाँ पर हम इसको मिला देंगे, तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या डिग्री कोण बन जाएगा, 90 डिग्री कोण बन जाएगा। तो 90 डिग्री कोण बन गया, तो ये आपका हो गया क्या 12 और ये आपका हो गया 13 और ये वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरह से हम थेल्स पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे जिसमें क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 12 का स्क्वायर 144। ये आपका घट कर कितना बच जाएगा, 169 में से 144 घट जाएगा तो बचेगा 25। इस तरह से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 5। तो इस तरह से वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी वह हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी, तो 78 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 79। प्रश्न संख्या 79 में देखते हैं, तो इसमें एक आकृति दी गई है, ठीक है, इसमें एक आकृति दी गई है और कहता है कि ओ वृत्त के केंद्र है और इसमें कह रहा है क्यू पी आर 60 डिग्री है। तो क्यू पी आर ये जो आपका ऊपर जो एंगल दिया गया है ये दिया गया है 60 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है कि ओ क्यू आर कितना होगा, ओ क्यू आर ये आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा। तो देखिए वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के जीवा द्वारा, वृत्त का ये जीवा हो गया और इसी अगर जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण का दोगुना होता है। मतलब कि अगर ये थीटा है तो ये आपका हो जाता है 2 थीटा। इस हिसाब से यदि अगर ये 60 है तो ये आपका हो जाएगा 120। ये कितना हो जाएगा 120। अब 120 हो गया तो ये वही बात हो गया कि ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। तो इसका समद्विबाहु क्या हो गया, समद्विबाहु, दो भुजा समान हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। तो फिर ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। तो ये आपका 120 डिग्री है तो ये दोनों मिलकर जोड़कर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब कि आपका हो जाएगा 30 और 30। तो इस तरह से आपका आंसर जो हो जाएगा वह 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 79 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 80। इसमें कहा जाता है, कहा गया है कि आंकड़ा दिया गया है और इसमें इस आंकड़ों का आपसे परिसर पूछा गया है, परिसर रेंज। तो परिसर का जो वैल्यू होता है वह हाई वैल्यू में से हम लोग लो वैल्यू को घटा देते हैं तो वही परिसर हो जाता है उच्च मान में से निम्न मान। तो इसमें देखिए आपका सबसे उच्चतम मान कौन है, तो सबसे उच्चतम मान है आपका 84 और सबसे न्यूनतम मान कौन है, तो सबसे न्यूनतम मान है 15। तो 84 है, 84 है और इसमें से हमको घटाना है 15 और इसके बाद जो घटाने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा 69। तो ये आप समझ गए होंगे आसानी से। 80 का याद रखिएगा, रेंज या परिसर बराबर उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 81। प्रश्न संख्या 81 में कहा जा रहा है कि 1 2 3 से n तक का समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य जो होता है वह होता है n+1/2। तो ये आपका डायरेक्ट फार्मूला ही है, ऑप्शन नंबर सी n+1/2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82 में कहा है कि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस x माध्य, तो x का मान क्या होगा। तो एक बात है, एक फार्मूला है, आप याद रखिएगा, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। अब इसको भी अगर हम उसी तरह लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस x माध्य, 3 माध्यक माइनस x माध्य। इसका मतलब x की जगह पर क्या हो जाएगा, तो x की जगह पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 माध्यक में से 2 माध्य घटाने पर बहुलक आता है, तो इस x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 82 का ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 83। प्रश्न संख्या 83 में कहा जा रहा है कि प्रेक्षण इतना का बहुलक क्या होगा।
तो बहुलक वही होती है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो इसमें जो सबसे अधिक बार आया होगा वही आपका बहुलक होगा। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। 83 का आंसर जो है आपको कमेंट करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है कि इसका बहुलक क्या होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 84। प्रश्न संख्या 84 कहा जा रहा है कि इतना का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा। तो माध्य क्या होता है, सभी को जोड़ देंगे। 7 + 9 + 13 + 15 + x/, जितना अंक से जोड़े हैं कुल प्रेक्षणों का योग बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या। 1 2 3 4 5 हो जाते हैं, बटा में 5 चला जाएगा, बराबर आपको माध्य मालूम है 10। अब इस सबको जोड़ दीजिए। 7 और 9 कितना हो जाएगा, तो 9 और 7 16, 16 और 13 जो हो जाएगा आपका 29, 29 और 15 जो है वो जाएगा 44। तो ये हो जाएगा 44 + x बराबर, ये 5 जो है उधर जाकर 10 से कितना हो जाएगा 50। x की वैल्यू हो जाएगा 50 - 44, तो x की वैल्यू हो जाएगा 6। और आपसे पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू क्या होगा, 6। ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से 44 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 85। प्रश्न संख्या 85 का किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो अधिकतम मान कितना होगा, 1 होगा। न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, 0। जो प्रायिकता होता है, ठीक है ना, इसका वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और 1 से छोटा या बराबर हो सकता है। जब निश्चित घटना रहेगी तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जबकि 0 से जो छोटा होगा, मतलब कि कहे तो ऋणात्मक होगा, वह किसी का प्रायिकता नहीं हो सकता है। और 1 से अधिक भी होगा वह किसी का भी प्रायिकता नहीं हो सकता है। या परसेंट में चर्चा करें तो 100% से अधिक यदि कोई है तो वह भी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर अधिकतम पूछा जाता है, आंसर क्या हो जाएगा 1, 85 का ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 86 में कहा जा रहा है कि निम्न से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो एक घटना की प्रायिकता नहीं होती, अभी जस्ट हम बताए हैं कि 0 और 1 से, 0 से जो पहले है ऋणात्मक और 1 के बाद जो है वह किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इसमें ऋणात्मक कोई नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 1 से अधिक होगा। परसेंट में हम बताए थे कि 100 से अधिक रहेगा वह नहीं होगा, लेकिन ये तो 100 से कम है तो ये होगा। ये भी आपका हो सकता है 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, लेकिन 13/12 जो है ये 1 से क्या है, अधिक है। क्योंकि 13/12 में यदि ये भाग दीजिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब ये 1 से अधिक है, तो ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 86 का आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 87। कहता है एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो 2 का गुणज आने की प्रायिकता होगी। तो पासा को अगर फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 या 6, इसमें से कुल इतने प्रकार से आ सकते हैं। तो 2 का गुणज पूछा जा रहा है तो कौन कौन हो जाएगा, 2 4 6। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, n के अनुकूल प्रेक्षणों की संख्या बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो n के अनुकूल कितना हो जाएगा, e के अनुकूल, जिसकी प्रायिकता निकालना है वो 3 गो है। और जबकि कुल कितने हैं, 6 गो, कट जाएगा तो ये 1/2। तो आपका प्रायिकता जो हो गया वह क्या हो गया, 1/2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 88। कहा जा रहा है कि एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। इसके लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता है। इसके लाल रंग होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। देखिए, पताश में पत्ता जो होता है वह 52 को होता है, जिसमें से 26 पत्ता लाल रंग का होता है और 26 पत्ता ब्लैक रंग का होता है, काले रंग का। तो आपसे लाल पूछा जा रहा है तो लाल हो गया 26 गो और कुल पत्ता हो गया 52 गो। तो 26 दूनी 52, तो 1/2 आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 88 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 89। प्रश्न संख्या 89 में कहा जा रहा है कि 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है। तो 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो 2 न्याय संगत होगा तो क्या हो जाएगा, या तो हेड हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा।
तो कुल 4 प्रकार से घटना घट सकते हैं। अब इसमें कहा जा रहा है कि कम से कम एक शीर्ष, तो कम से कम एक मतलब होता है अधिक दुइयों हो सकता है। तो देखिए कम से कम एक शीर्ष है, कम से कम एक शीर्ष है और यहाँ 2 भी शीर्ष है, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से कितने पर 3 पर कम से कम एक शीर्ष है, तो 3 और बटा में कुल कै गो है 4 गो। तो इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगा 3/4, ऑप्शन नंबर डी। जिसका का आपसे प्रायिकता पूछा जाएगा, ठीक ना, उसकी संख्या को ऊपर लिखिएगा और कुल संख्या को नीचे, वो प्रायिकता आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 90। प्रश्न संख्या 90 कहा जा रहा है कि 3 सिक्कों को उछाल में संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी। तो संभव परिणामों की संख्या याद रखिए 2 के पावर n सिक्कों के लिए। तो 2 के पावर n अगर 1 है तो 2 के पावर 1, 2 है तो 2 के पावर 2, 3 है तो 2 के पावर 3, 4 को है तो 2 के पावर 4। तो यहाँ पर 3 है तो 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3 का वैल्यू कितना होता है 8। ऑप्शन नंबर 8 डी जो है ये आंसर हो जाएगा। वही आपसे यदि पासा बोला जाता तो 6 के पावर 1 एक पासा पर, 6 के पावर 2 2 पासे पर, 6 के पावर 3 3 पासे पर, या बोले एक पासे को 3 बार, दोनों एक ही बात होते हैं। तो यहाँ पर 90 का ऑप्शन नंबर जो है डी हो गया, क्योंकि 18 सिक्कों को बोला जा रहा था 2 के पावर 3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 91। प्रश्न संख्या 91 में कहा जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत अंतःवर्ग का क्षेत्रफल होगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो एक ये है वृत्त, इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, इसमें एक वर्ग है और इस वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो यदि हम इसको मिला देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा वृत्त का व्यास। ये वृत्त का व्यास हो जाएगा, लेकिन यही कहलाएगा वर्ग की विकर्ण, वर्ग के विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2 गुने भुजा, √2 गुने ए बराबर आपका जो व्यास है वह कितना हो जाएगा, त्रिज्या 8 है तो व्यास कितना हो जाएगा 16। ए बराबर क्या हो जाएगा, इसको काट देने से हो जाएगा 8√2। तो आपको भुजा मालूम हो गया 8√2। आपसे पूछा जा रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब कि 8√2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गया 64, √2 का स्क्वायर हो गया 2, इस तरह से हो गया 64 दूना 128। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा 91 का। तो ये आप समझ गए होंगे, यहाँ पर जो वृत्त का जो व्यास होगा वही वर्ग की विकर्ण हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 92। प्रश्न संख्या 92 में कहा जा रहा है कि 2 वृत्तों के परिधियों का अनुपात 4:5 है के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो जो 2 वृत्त के परिधि का जो अनुपात होगा वही त्रिज्या का भी अनुपात होगा। परिधि का जो अनुपात होगा वो त्रिज्या का, क्योंकि देखिए 2πr1 अनुपात 2πr2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो जो r1 r2 है वही क्या कहलाता है वृत्त के परिधि का अनुपात। इसका मतलब परिधि का अनुपात है 4 है, त्रिज्या का अनुपात है 4:5, क्योंकि परिधि का भी अनुपात 4:5 है। अब आपसे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल का हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा इसका, क्योंकि r1 r2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो क्या हो जाएगा आपका 16:25। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा 92 का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 93। प्रश्न संख्या 93 में कहा जा रहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसकी भुजा है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर बराबर क्या दिया गया है 9√3। तो √3 से √3 क्या हो जाएगा कट जाएगा। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 और इधर से 4 जाएगा तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36। इस तरह से a बराबर जो हो जाएगा √36 और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6। तो इसकी भुजा हो जाएगा 6a। 93 का आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 94। कहा जा रहा है यदि r1 और r2 त्रिज्याओं वाले 2 वृत्तों की परिधि का योग r के बराबर है तो वृत्त की परिधि किसके बराबर होगा, वृत्त की परिधि के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है तो r1 + r2 बराबर हो जाएगा r। यदि 2 वृत्तों के त्रिज्याओं
का योग एक तीसरे वृत्त के परिधियों का योग तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर है तो उनके त्रिज्याओं का योग भी बराबर होगा। कैसे? तो देखिए, एक आपका हो जाएगा 2πr1 परिधि, एक आपका हो जाएगा 2πr2 परिधि। इन दोनों का जोड़ किसके बराबर है? तो 2π कैपिटल R के बराबर है। इसमें से देखिए 2π यदि हम कॉमन ले लेते हैं, 2π कॉमन ले लेते हैं, 2π कॉमन लेते बचेगा क्या? R1 प्लस R2 बराबर क्या है इधर? 2π कैपिटल R। देखिए 2π से 2π कैंसिल, बच गया क्या? R1 प्लस R2 बराबर कैपिटल R। इस तरह से ये देखिए ऑप्शन नंबर जो क्या हो गया? बी जो है आपका आंसर हो गया 94 का ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 95। प्रश्न संख्या 95 में कहता है यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाती है तो शंकु का आयतन हो जाएगा कै गुना? तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। अब इसमें त्रिज्या को कर गया 3 गुना, ऊंचाई को भी 3 गुना। त्रिज्या को यदि 3 गुना करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा, और ऊंचाई को 3 गुना करते हैं तो गुने 3 हो जाएगा। तो इस तरह से 9 तिया क्या हो जाएगा? 27 गुना जो है इसका आयतन हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर 95 का डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 96 कहा जा रहा है अर्धगोले r त्रिज्या वाले अर्धगोला के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे? तो अर्धगोले का जो कुल पृष्ठफल होता है वह होता है 3πr², और वक्र हो जाएगा 2πr², जबकि गोला का केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो यहाँ पर 96 का हो जाएगा 3πr², क्योंकि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 97 कहते शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा? तो शंकु के छिन्नक का आयतन होता है 1/3πh, 1/3πh इंटू r1² प्लस r2² प्लस r1 इंटू r2। यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल r का प्रयोग किया गया है, लेकिन यही आंसर होगा 1/3πh कैपिटल R² प्लस स्मॉल r² प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 98 में कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर निकालना है जिसमें a18 माइनस a14 बराबर है 32। तो a18 का मतलब हो जाएगा a प्लस 17d माइनस a14 का मतलब हो गया a प्लस 13d बराबर आपका हो जाएगा 32। अब यहाँ हो जाएगा a प्लस 17d और ये हो जाएगा माइनस a माइनस 13d बराबर 32। ए से आपका कैंसिल हो गया, इस 17d में से 13d घट जाएगा तो बचेगा 4d बराबर हो जाएगा 32। ये 4 8 में कट जाएगा तो d की वैल्यू हो जाएगा 8। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 98 का हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 99 कहता है गोला का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? गोला का व्यास 42 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? व्यास आपको दिया गया है 42, तो त्रिज्या जो हो जाएगा वह हो जाएगा 21। अब यहाँ पर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो गोला का पृष्ठफल होता है 4πr²। 4π मतलब 22/7, r² मतलब 21 गुने 21। अब इसको हम काट देंगे, 7 या क्या हो जाएगा 21, 22 चौक हो जाएगा आपका ये 88, और 88 दिया हो जाएगा 264 गुने आपका फिर हो जाएगा 21। तो 264 में यदि हम 21 से गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा आंसर? 5544। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है सी आंसर हो जाएगा 99 का। तो आप समझ गए होंगे, व्यास दिया हुआ था उसको त्रिज्या में कन्वर्ट करके और फार्मूला पर आपको बैठा देना था 4πr²। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 100 ये आज का लास्ट प्रश्न है। कहता है कि एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर का आयतन क्या हो जाएगा? तो देखिए बेलन का वक्र जो है 2πrh, 2πrh बराबर है 264। ये आप काट दीजिए, 7 से 2 मरतबे में कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका कुल मिला करके
22 दूना 44 दूना 88, तो 88 गुने r बराबर हो जाएगा आपका 264। अब इसको आप 3 से काटिएगा, पूरा पूरा कट जाएगा तो r की वैल्यू कितना हो गया 3। अब आपसे पूछा जा रहा है आयतन, और बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h 22/7, r स्क्वायर मतलब 3 गुने 3, और h की वैल्यू है 14, ये हो जाएगा 7 टू या मतलब में, और ये 22 दूना 44 गुने 3 3 9, 44 में 9 से गुना कर दीजिए, तो 9 छक 36 के 6 हासिल 3, 36 और 3 क्या हो जाएगा 396। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आंसर हो जाएगा 100 का। तो ये रहा आपका मोस्ट 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है हम 25-25 करके और 4 वीडियो में ख़त्म कर दिए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चारों वीडियो अवश्य देखिएगा, और फिर कल से जो है फिर 25-25 करके हम फिर 100 क्वेश्चन लाएंगे, जो भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। यदि आप अपने दोस्तों के भी शेयर नहीं किए हैं तो ज़रूर शेयर कर दीजिए, ठीक ना। और जितने भी पढ़ने वाले आपके आसपास हैं उन्हें ये चीज़ बता दीजिए कि इस चैनल पर जो है ऑब्जेक्टिव सीरीज चलाई जा रही है। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।